अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? सॉरी यार, थोड़ा लेट होने के लिए। असल में सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ी एनर्जी लेके फिर पढ़ाता हूँ तुम्हें। अच्छा जी, तो सर हमने कल अपना कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स को खत्म किया था, जल्दी बताओ। कौन से प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स को खत्म किया था, जल्दी बताओ। कौन से प्रिंसिपल को? कॉन्फिडेंशियलिटी को, ऐसा ही है। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। अच्छा, आगे सुनिएगा। आगे सुनिएगा। हमने ये कहा था कि भाई जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, प्लीज सुनिएगा, जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप, आप उसको अपने पर्सनल मफाद के लिए या किसी और के मफाद के लिए यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही कहा था मैंने। फिर मैंने आपको ये कहा था कि भाई आप रिस्पेक्ट करेंगे उस कॉन्फिडेंशियलिटी की। इवन इन अ सोशल इन्वायरमेंट आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, पिछले एम्प्लॉयर को, दोस्तों को, किसी को भी नहीं बताओगे। ऐसा ही है। ये चीज हमने डिस्कस की थी। ओके। पर आज हम दो तीन चीजें ऐसी सीख लेते हैं कि कब आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट होगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता दूं किसी को, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये कोई नहीं कहेगा कि मैंने इस प्रिंसिपल को डिसओबे किया है। तो वो केस है। अब पहले फोकस होकर समझिएगा, मेरी कहानी सुनिएगा, फिर हम रीड कर लेंगे। भाई मुझे आप एक बात बताएं, फोकस होके। भाई दो तरीके हैं जब आप अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। देखो यहां पे पहले लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी भाई जब रिक्वायरमेंट आ जाए, यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसको डिस्क्लोज करने के। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा मेरी बात फोकस होकर सुनिएगा। मुझे एक बात बताएं, कोर्ट केस चल रहा है, सही जी, पंगा हो गया। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। एक पंगा हो गया, एक कोर्ट केस चल रहा है। अच्छा, कोर्ट केस भी ऐसे चल रहा है, मेरी बात समझिएगा, कोर्ट केस भी ऐसे चल रहा है कि शेयर होल्डर ने आप पे केस फाइल कर दिया कि आपने ऑडिट गलत किया है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई जान ये मैंने काम किया था आप देख लें, तो क्या वो आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा? जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ। भाई उसके बगैर आप बचेंगे नहीं ना, उसके बगैर आप बच नहीं सकते, उसके बगैर आप बच नहीं सकते। बात सीधी सी ये है। तो वो आपके प्रोफेशन पे आपके ऊपर दाग लगता, तो उसके लिए यू आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू सो, तो आप करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब लीगल प्रोसीडिंग्स हो तो उस लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर आप वो डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? ऐसा ही है। ऐसा ही है। देखो लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, रिक्वायर्ड बाय लॉ। ऐसा ही है। चलें आगे। अब मुझे एक बात बताएं, लॉ आपको ये कहता है कि अगर आपको कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ पता लगे, यानी एक कानून में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है आपको कि अगर आपको कोई नॉन कंप्लायंस किसी बैंक की लगे, तो ऑडिटर साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे बताएंगे। तो मुझे बताओ कि इस केस में मैंने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी किया या अपनी ड्यूटी पूरी की है? हाँ जी सर, मैंने ड्यूटी पूरी की है। मुझे तो लॉ, देखो रिक्वायर्ड बाय लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, तो लॉ रिक्वायर करेगा तो मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा, उसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच नहीं होता। पहले बताओ, ये बात समझ आती है? लॉजिकल सी भी बात है। लॉजिकल सी भी बात है। तो देखो आपने अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज तो नहीं किया ना, आप खुद मुझे बताएं, आपने अपने पर्सनल मफाद के लिए, किसी और मफाद के लिए यूज नहीं किया, आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही है। चलें गुड, आगे सुनिएगा। तो हमने ये कह दिया कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताएं जब डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट हो। आपने कहा सबसे पहले जब वो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। और आपसे दो एग्जांपल पूछूं तो क्या दो एग्जांपल आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? सर दो एग्जांपल्स आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? यस सर, वी कैन डेफिनेटली रिप्रोड्यूस इट। सीधी सीधी बात है। चलें आगे, चलें एक स्टेप आगे चलते हैं। फिर वो कहता है कि लॉ रिक्वायर ना करे, फिर रिपीट कर रहा हूं, फोकस होकर सुनिएगा।
फिर वो कहता है ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब लॉ आपको रिक्वायर ना करे, लॉ रिक्वायर ना करे, लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है बट लॉ एंड रेगुलेशन आपको मना भी नहीं करता। मेरी बात समझिएगा, दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। पहली चीज, पहले मैंने क्या सिखाया कि लॉ की रिक्वायरमेंट, इतनी बारीक सी लाइन है इसके अंदर जो आपको सीखनी है। पहले मैंने कहा लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे पहले तो सीधा बता दो कि अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो क्या कोई ऑप्शन बचता है या यू हैव टू डू इट? जल्दी बताओ। सर वी हैव टू डू इट, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो करना है। तो वो ब्रीच नहीं है, वो तो ब्रीच तो नहीं है, वो ब्रीच तो बिल्कुल भी नहीं है। पर दूसरा केस जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है बट लॉ प्रोहिबिट भी नहीं करता, यानी लॉ मना नहीं करता। तो यानी पहली बात तो यह है कि लॉ की तरफ से इजाजत है, ऐसा है, ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि आपको क्लाइंट ने भी इजाजत दी हुई है। तो कितनी चीजों की इजाजत हो गई, कितने लोगों की इजाजत हो गई? दो, एक तो कानून की, एक कानून की इजाजत हो गई और एक आपको क्लाइंट ने ऑथराइज कर दिया कि भाई ये कर लो। यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है बच्चों? ऐसा है, चले। यानी आपको कानून कह रहा है कि आप कर सकते हैं, यानी आपको कानून कह रहा है आप कर सकते हैं, या तो आप ये बोलें कि भाई क्लाइंट ने भी आपको बोला हुआ है, क्लाइंट ने भी आपने परमिशन ली हुई है। इसकी एग्जांपल देखिएगा प्लीज, हाँ फोकस होके, ये आगे भी आएगा, इसका आगे टॉपिक भी, इसके इसका ही एक माइनर सा टॉपिक है, रुकिएगा। मैंने कहा कि भाईजान ये है ऑडिटर, समझो ये ईवाई का ऑडिटर है, सही है जी। हमने इस कंपनी का ऑडिट किया, हमने ऐसा इस कंपनी का ऑडिट किया, सही है जी, इस कंपनी का ऑडिट किया हमने। अच्छा हुआ ये, मैं सब एक समझाने की बात कर रहा हूं, हुआ ये कि मैं लेट से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कर रहा हूं और मुझे 5 साल हो चुके हैं, 5 साल। तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी एक कानून आपको ये कहता है, कानून आपको ये कहता है, प्लीज सुनिएगा, कानून आपको ये कहता है कि भाईजान अब आप ऑडिटर क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ऑडिटर क्या होगा? रिप्लेस होगा, ताकि फैमिलियरिटी थ्रेट खत्म हो जाए, फैमिलियरिटी थ्रेट खत्म हो जाए, सही जी, फैमिलियरिटी थ्रेट खत्म हो जाए। पहले बताओ बात क्लियर है? बात क्लियर है? फैमिलियरिटी थ्रेट खत्म हो जाए तो ऑडिटर चेंज होगा। अच्छा भाई, अब इसी कंपनी का ऑडिट करने, इसी कंपनी का ऑडिट करने आ गया भाईजान केपीएमजी, केपीएमजी आ गया। अच्छा अब केपीएमजी को प्लीज सुनिएगा, फोकस होकर सुनिएगा, केपीएमजी, केपीएमजी इस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, मेरी बात को फोकस होकर सुनिएगा, वापस सुनिएगा, केपीएमजी इस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें जो है ईवाई को, हमें जो है ईवाई को ये लिखेगा लेटर, ये लिखेगा लेटर। उस लेटर को कहते हैं लेटर ऑफ प्रोफेशनल क्लियरेंस। ये आगे वाला टॉपिक भी यहाँ पे हल्का फुल्का कवर हो जाएगा। लेटर ऑफ प्रोफेशनल क्लियरेंस, मेरी बात फोकस होकर सुनिएगा। अच्छा अभी प्लीज सुनिएगा, ये होता क्या जरा इस बात को समझते हैं, क्योंकि मैं तो अभी पीटीसीएल का ऑडिट करने आया ना, तो यहाँ पे उल्टा केस था कि ईवाई अपॉइंट हुआ है और इससे पहले केपीएमजी कर रहा था। मैंने केपीएमजी को एक खत लिखा, मैंने केपीएमजी को एक खत लिखा, मैंने कहा भाईजान आप मुझे जवाब दें इस खत का, और उसमें ये बताएं कि कहीं कोई आपको ऐसी चीजें तो नहीं पता जो मुझे पता होनी चाहिए इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा उसको, कहीं कोई आपको ऐसी चीज तो नहीं पता जो आपको लगता है कि मुझे पता होनी चाहिए इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। ये क्यों बोला गया? ये कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट है, बात समझिएगा। ये इसलिए बोला गया, तुम सुनना मेरी बात समझना, ये इसलिए बोला गया ताकि आप तो नए नए ऑडिटर हैं, आप तो भी एफएस ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसको तो आपसे पहले अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर कोई ऐसा मामला है
कि इसकी मैनेजमेंट में मसला है, इसके जो ओनर्स हैं वो फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टर्स की इंटेग्रिटी नहीं है, तो वो आपको क्या डायरेक्टली पता लग जाएगा? क्या वो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा? जल्दी बताओ, क्या वो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा? यस सर, यहां से तो डायरेक्टली पता लग जाएगा। अगर आपको कौन बताएगा? अगर आपको कौन बता दे? अगर आपको कौन बता दे? जल्दी बताओ। हाँ जी, केपीएमजी, केपीएमजी। अभी क्यों बताएगा, कौन बताएगा? चुपचाप बिल्कुल 5 मिनट सुनना है, सारी कहानियां क्लियर हो जाएगी। अभी बिल्कुल छोटे से दिमाग को खोलना है, बिल्कुल सुकून से समझना है। सही है जी, फोकस फोकस हो गया, इधर उधर बिल्कुल नहीं सुनना कि ये कर लेगा, वो क्यों बताएगा। सब तामुल सुकून, समझे? प्लीज फोकस के साथ इधर। अब मुझे एक बात बताएं, अच्छा भाई, अब नेमतुल्ला सुबह से इस बात पे बैठे हुए हैं कि सर ये हो सकता है कि क्लाइंट एग्रीमेंट करे किसी को नहीं बताने का। भाईजान वो तो वैसे भी करता है, वो भाई वो वैसे भी करता है। मैंने ऊपर क्या लिखा है, आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है? अगर आप मुझे बता पाएंगे क्या लिखा हुआ है, प्लीज कोई रीड करेगा मेरे लिए, कोई यहाँ पे लिख के बताएगा ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई जल्दी बताएं, जल्दी बताएं प्लीज। देखो सवाल आना चाहिए रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब टारगेटेड, कोई क्वालिटी का सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरे केस में है क्या, लॉ नहीं बोल रहा, पर लॉ आपको इजाजत दे रहा है और क्लाइंट भी आपको इजाजत दे रहा है। तो भाई जब क्लाइंट मेरे बच्चों आपको इजाजत दे रहा है, तो आप ये सवाल कैसे उठा सकते हैं कि उसने आपको एग्रीमेंट किया हुआ है कि डिस्क्लोज ना करो? वो तो वैसे भी होता है कि आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बट क्या आप ऐसे डिस्क्लोज कर रहे हैं या इजाजत लेने के बाद? जल्दी बताओ, इजाजत लेने के बाद कर रहे हो ना? ऐसा ही है। तो यार जरा फोकस हो गया, देखो दिमाग चलाओ थोड़ा सा, बिल्कुल एक एक उसमें शेल में बंद नहीं कर दो अपने आप को। लिखा हुआ है ऊपर क्लैरिटी से, तभी मैंने तुम्हारे लिए ऐसी समरी बनाई है। मुझे पता है ये सवाल आते हैं। दो चीजें बोली हैं, एक लॉ कहता है, एक दूसरा लॉ कहता नहीं है बट मना भी नहीं कर रहा। तो पहले तो देखो, लॉ कहता है यस, हाँ भाई नहीं कह रहा। दूसरा, लॉ इजाजत देता है, यस देता है, तो फिर क्लाइंट से पूछ लो क्योंकि इंफॉर्मेशन तो उसकी है। ऐसा ही है भाई। पहले बताओ, अब यहां से सवाल आएगा, ये क्लियर है ऊपर वाली बात कि क्लाइंट से इजाजत लाजमी ले रहा हूं मैं? जल्दी बताओ। यस ओके। अब फोकस के साथ इधर। अब मैंने कहा कि भाई लेटर ऑफ प्रोफेशनल क्लियरेंस मैंने भेज दिया। सही है जी, लेटर ऑफ प्रोफेशनल क्लियरेंस मैंने भेज दिया। अब सुनिएगा, लेटर ऑफ प्रोफेशनल क्लियरेंस भेजने का एक मकसद ये होता है कि जब आप किसी क्लाइंट को कबूल कर रहे होते हैं, कबूल मतलब एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्या आपने ऑडिट शुरू कर दिया या एक्सेप्ट करने वाले हैं? जल्दी बताएं, क्या आपने ऑडिट शुरू कर लिया या एक्सेप्ट करने वाले हैं? जल्दी बताओ यार। करने वाले हैं। तो मुझे आप एक बात बताएं, आपको अगर एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई करना है, मैं आपको देखो किस चौरंगी से कनेक्ट करूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। सुनिएगा, आपको ये भी तो कहा गया था कि आप इंटेग्रिटी से काम लें। कहा गया था, नहीं कहा गया था? इंटेग्रिटी से काम करने को कहा गया था। अच्छा, इंटेग्रिटी में ये था ना कि आप अपने आप को किसी ऐसी चीज के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं करेंगे जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो, फॉल्स और मिसलीडिंग हो। आपकी जजमेंट में, आपकी जजमेंट में प्लीज सुनिएगा, आपकी जजमेंट में बायसनेस नहीं आनी चाहिए, बायसनेस नहीं आनी चाहिए। नहीं भाई, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज जजमेंट ड्यू टू बायसनेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसा ही है, ऐसा ही था ना, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर इन दोनों प्रिंसिपल से भी कंप्लाई करना है आपको, इन दोनों प्रिंसिपल से भी इंटेग्रिटी से काम करना है कि अपने आप को किसी के साथ एसोसिएट ही ना करो जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो, तो भाईजान फिर आप एक और बात भी बताएं ना। ये सारी चीजें पहले पहलू पे ही आपको पता लग जाएंगी अगर आप किससे पूछ लें, जो भी काम करके गया हुआ है। पहले बताओ, बात क्लियर है? इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल पता है क्या होती है? सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या होती है? आप अभी फर्म जाएंगे ना, इंशाल्लाह जब ये पेपर दे देंगे अपना, तो जब आप फर्म जाएंगे ना, तो फर्म में आपसे मांगते हैं रेफरेंस। क्या मांगते हैं? रेफरेंसेस, ऐसा ही है, रेफरेंस मांगा जाता है। तो जब आप मेरे बच्चों रेफरेंस में किसी टीचर का या अपने किसी जानने वाले का, क्वालिफाइड का नाम लिखते हैं ना, तो उनके पास कॉल आती है, उनके पास कॉल आती है। अच्छा वो क्या होती है? एक प्रोफेशनल क्लियरेंस होती है कि भाई आप बताओ ये बच्चा सही है, हमारे लायक है, मैं इसको ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डिलॉयट यहाँ पे रखने वालों, क्या इसके कोई कैरेक्टर पे तो मसला नहीं है, क्या ये काम कर लेगा, इतना इंटेलिजेंट है? तो सारी चीजें कॉल पे पूछी जाती हैं, ईमेल पे पूछी जाती हैं। ये क्या है टेक्निकली? ये प्रोफेशनल क्लियरेंस है बिफोर वी एंटर इनटू एनी एंगेजमेंट या रिलेशनशिप। पहले बताओ, बात समझ आ रही है?
ये सारी चीजें एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई करने के लिए। चलें आगे सुनिएगा फोकस के साथ। अब हम बात कर रहे हैं ईवाई की। ये खत किसके पास आया है? हाँ जी जल्दी बताएं, ये खत किसके पास आया है, प्लीज बताएं। ईवाई के पास। अच्छा, ईवाई को हम कहेंगे, ईवाई को हम अंग्रेजी में कहेंगे प्री डिसेसर ऑडिटर। प्री डिसेसर ऑडिटर, पिछला ऑडिटर। केपीएमजी को कहेंगे प्रपोज ऑडिटर। दोनों में फर्क समझ आता है मेरे बच्चों? दोनों में फर्क समझ आता है? प्रीडिसेसर, प्रपोज। अच्छा, अब बहुत फोकस होकर सुनिएगा। अब सीन ये है मेरे बच्चों, जब इसने इसको खत लिखा तो अब ईवाई क्या करेगी, सुनिएगा। अब ईवाई बोलेगी यार क्या लॉ की रिक्वायरमेंट है? जवाब आता है नहीं। जवाब क्या आता है जल्दी बताओ, जवाब क्या आता है? नहीं, लॉ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है भाई। लॉ की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। किस कानून में लिखा हुआ है कि मुझे उससे बात करनी है? नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब पर क्या लॉ मना कर रहा है? सवाल है तुमसे, क्या लॉ मना कर रहा है? कहानी तो सुने ना, तो कनेक्ट करूंगा ना, मजा भी तो आएगा। सर लॉ मना नहीं करता। अच्छा, अब एक चीज बच गई है, प्लीज मोहब्बत में बता दो तो दिल खुश हो जाए, मजा आ जाए। क्या बाकी है? वेरी गुड समील यार, बेहतरीन। वेरी गुड अब्दुल रजाक, वेरी गुड शहीद, वेरी गुड असनैन, वेरी गुड मुहिब जवेरिया, आमुश, वेरी गुड यार। तो भाई यही तो सिखा रहा हूं, यही तो सिखा रहा हूं, यही तो सिखा रहा हूं कि आपने अब किससे परमिशन या इजाजत लेनी है? क्लाइंट से। ऐसा ही है। तो चलो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ क्या ये वाली कहानी समझ आई? डिस्क्लोजर इज परमिटेड, अलाउड है, और क्लाइंट ने भी इजाजत दे दी है। क्लैरिटी है? हाँ जी जल्दी बताएं। तो ये बात थी जो आपको सिखानी थी, समझानी थी। ऐसे ही चलें, इसके बाद एक और एग्जांपल। ये क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। देखो यार तभी तुम लोगों को पूरा करा रहा हूं ये, जल्दी बताओ। क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल पप्पू क्लियर होना चाहिए। ओके डन, वेरी गुड, बेहतरीन, मजा आ गया। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। भाई अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहीं पे ही एडिशन करूं एक पेज की, सर अगर फ्रॉड कमिट हो रहा हो तो ईवाई को बताना पड़ेगा केपीएमजी को ड्यू टू लॉ। नहीं, देखो फिर वही बात ना, फिर वही बात, गलत बात, गलत बात, फिर वही छोटी सोच। भाई मुझे आप एक बात बताएं, फ्रॉड अगर वहां पे हो रहा होगा तो पहले तो खुदा के बंदे मुझे एक बात बताओ, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट होगी तो पहले वो वहां कवर हो गया ना। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। हाँ जी जल्दी बताओ। भाई लॉजिकल बात है ना अली हसन, देखो खुद देखो भाई, अगर लॉ कह रहे हैं तो वो तो वहां कवर हो गया ना, वो तो वैसे भी बता सकता है। अब ऐसा नहीं होता कि तुम लोगों के दिमाग में फ्रॉड का मकसद क्या है भाई। ऐसे तो बैंक में कभी बैंक का ऑडिट करोगे ना तुम, तो सुनना प्लीज मेरी बात फोकस होके, अगर तुम कभी बैंक का ऑडिट करोगे ना तो वहां पे तुम्हें साल में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रॉड तो मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि इतना कैश का बिजनेस नहीं होंगे फ्रॉड वहां पे। हाँ जी जल्दी बताओ। होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मैं रिपोर्ट खराब कर दूंगा। वो जेनरिक है उस कंपनी में, अनलेस के उसकी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, अनलेस के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस फ्रॉड में। भाई क्लाइंट बोलेगा जाके पूछ लो दूसरे ऑडिटर से, यार ये तो नॉर्मल है, मैं आऊंगा मैं 3 फ्रॉड पकड़ूंगा, तो इसमें कोई मसला थोड़ी ना। भाई मुझे एक बात बताओ ना, फ्रॉड दो तरीकों से होता है ना, या तो हायर मैनेजमेंट करती है या नीचे के लोग करते हैं। आइडियली जो फ्रॉड कमिट किया जाता है वो नीचे के लोग करते हैं। अगर बड़ा फ्रॉड होगा ना तो वो फ्रॉड के चैप्टर में भी बताऊंगा कि बड़ा फ्रॉड कैसे होता है। यस। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? जल्दी बताओ, कहानी समझ आती है? फ्रॉड को तुम लोगों ने हवा बना लिया है कि फ्रॉड भाई बता देगा। भाई फ्रॉड तो वैसे भी होते हैं यार, फ्रॉड तो वैसे भी होते हैं। सही है, तो ये अब ऐसे तो चलते फिरते दुकानों पे फ्रॉड होते हैं, तुम्हें कोई मोबाइल चिपका दिया गलत उसने,
तुमको बोला कि डब्बा पैक है, वो पैक हुआ हुआ था, यूज हुआ, फिर फ्रॉड तो नॉर्मल होते हैं यार, दैट डजंट मीन कि वो मुझे बोलेगा फ्रॉड होता है। भाई वो बोलेगा मुझे भी पता है फ्रॉड होता है। पहले तो बात समझ आ रही है। तो ये दो अलग चीजें हैं, ये दो अलग चीजें, आप दोनों को मिक्स नहीं करें। हाँ क्लाइंट, देखो आप पहले सवाल नहीं समझे ना, मैं लेटर में लिखता क्या हूं, मैं लेटर में लिखता ही हूं मेरे प्यारे बच्चों कि डू यू नो एनी प्रोफेशनल रीजंस। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, अभी हमने लिखा था तो मुझे याद भी है ना। डू यू नो एनी प्रोफेशनल रीजंस दैट व्हाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट। मैं कह रहा हूं कोई प्रोफेशनल रीजन बताओ कि हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कल को केपीएमजी का जो बंदा रिप्लाई कर रहा है, बोल रहा है भाई मेरी भुप्पी का रिश्ता वहां गया था, उन लोगों ने ज्यादती की, उसके साथ वापस भेज दिया, भाई उससे मैं क्या करूं यार। प्रोफेशनल रीजंस, प्रोफेशनल रीजंस का मतलब है आपको डेटा नहीं देते, आपकी इंक्वायरीज के जवाब नहीं देते, मैनेजमेंट बड़ी रिजिड है, आपके व्यूज को एक्सेप्ट करने में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस गलत हैं। क्या मैं उससे ये चार चीजें पूछ रहा हूं ना, हाँ या नहीं जल्दी बताओ, क्या मैं ये चार चीजें पूछ रहा हूं उससे। प्रोफेशनल रीजन बताओ कि जिस पे मैं ये यकीन करूं कि भाई मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो पहले बताओ इस बातचीत का मकसद समझ आया। ऐसा तो नहीं कि केबीएमजी वाले के कंधे पे हाथ डाल के घूम रहे हो कराची में कि हाँ बताओ और जानी क्या चल रहा है, क्या चल रहा था क्लाइंट, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल रीजंस पूछें, उससे वो बताएगा कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी है? वेरी गुड। तो भाई चलो, अच्छा तला अहमद, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्लीज सुनिएगा। तला ने कहा सर अगर क्लाइंट परमिशन ना दे तो भाईजान आपको फिर क्या लगता है, आप जरा दिमाग लगाएं ऑडिटर वाला, जल्दी बताएं भाईजान, जल्दी बताओ क्या लगता है। परमिशन नहीं दी क्लाइंट ने तो कहानी तो यहीं खत्म हो गई। स्कोप लिमिटेशन, वेरी गुड। तो भाईजान अगर स्कोप लिमिटेशन हो गई ना तो यहीं से आप कट लोगे, यहीं से आप कट लोगे। बात समझ आई? तो दिस इज ऑल यू नो लिंक्ड। वो कह रहा भाई एक्सेप्ट करने से पहले देख लो ना, मुसीबत तो नहीं है। जब तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि एक्सेप्टेंस के वक्त ही मुसीबत है तो आगे क्या होगा। वेरी गुड। पहले बताओ कहानी समझ आई? हाँ जी। तो दिस इज द रीजन। अच्छा इस पूरी कहानी एक प्रिंसिपल के इवॉल्व अराउंड होती है कि आई एम नॉट गोइंग टू एसोसिएट माई सेल्फ विद एनी सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल जो मेरा नाम खराब करे। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो दिस इज ऑल वी यू नो टॉक अबाउट द रिस्क बिफोर वी एंटर इनटू एनी एंगेजमेंट। क्लियर है? मकसद क्या है यार, एथिकल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस करना। वो तुम्हें पहले स्टेप पे ही बोल रहा है भाईजान पहले ये तो कर लो, बाकी बातें तो बाद में देखते हैं। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? वो आपको कह रहा है, वो आपको कह रहा है पहले ये देख लें आपकी कंपनी में शेयर्स तो नहीं है, आप उसको बेचें फिर जाएं। एथिकल प्रिंसिपल, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बायसनेस आएगी। चलें आगे फोकस के साथ। इधर मैंने ये कहा भाईजान, मैंने ये कहा क्या आई कैप एक गवर्निंग बॉडी है? क्या आई कैप एक गवर्निंग बॉडी है? यस। अच्छा आई कैप क्या करती है? क्यूसीआर करती है। इसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। वो ये देखती है कि आपने पीपी में सही प्रोसीजर परफॉर्म किए, कंप्लीटनेस तो मिस नहीं कर दी, वैल्यूएशन कैसे चेक की, सैंपल सही था नहीं था। ये आपके ऑडिट का ऑडिट है। ये इसलिए होता है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो, ये इसलिए होता है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाए, ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या ये जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आई कैप आकर करेगा तो क्या आप उसको अपने वर्किंग पेपर नहीं देंगे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देंगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे। तो मेरे बच्चों जब आप वर्किंग पेपर देंगे तो उसमें तो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ऐसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है, बट आपकी तो प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है कि आप दें।
जल्दी बताओ, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है? हाँ जी, ऐसा ही है। तो इस चीज को केटर करने के लिए, इस चीज को केटर करने के लिए भाईजान, सिंपल, इस चीज को सोली केटर करने के लिए हम एक काम ये करते हैं कि जब हम एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं ना, उसमें लिख देते हैं, कि we may produce your accounting records for the purpose of quality control review conducted by ICAP, वो एंगेजमेंट लेटर में डाल देते हैं। तो क्या ये सेल्फली उसने उसको एग्री कर लिया? यस तला अहमद, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले बताओ बात समझ आती है? और कोई भी क्लाइंट इस केस में इसको मना नहीं करता, तो ना लॉ आपको मना कर रहा है और क्लाइंट भी आपको मना नहीं कर रहा, क्योंकि वो मना करता ही नहीं है। और अगर मना करेगा तो अगेन वो स्कोप लिमिटेशन के जुमरे में आ जाएगा कि भाई आपको ऐसी क्या मौत आ चुकी है, कि आप मना कर रहे हैं, आप क्यों मना कर रहे हैं? देखो सीधी सी बात है यार, आईकैप का हर 2 या 3 साल में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है। वो कोई भी ऑडिट फाइल आके उठाएगा और आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा। क्या मैंने आपको पीपी को ऑडिट करना सिखाया था? जल्दी लिख के बताओ, हाँ या नहीं? पीपी को ऑडिट करना सिखाया था? यस। प्रोविजंस को सिखाया था? डेफिनेटली यस, ऐसा ही है। रिसीवेबल्स को सिखाया था, एनआरवी टेस्टिंग सिखाई थी। तो यही सारी चीजें अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद हैं तो वो देखेगा क्या आपने असर्शन वाइज सही काम किया हुआ है, क्या आपने रिस्क असेसमेंट सही की हुई है, क्या आपने सैंपलिंग सही की हुई है। वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऐसा है। तो मुझे आप एक बात बताएं कि अगर ये गवर्निंग बॉडी आपसे आके कहती है कि भाईजान मुझे पेश करेंगे, तो क्या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है वो पेश करना? बट अगेन यू नीड टू आस्क फॉर अ परमिशन, और वो परमिशन मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं कैसे ले लेते हैं। हम एंगेजमेंट लेटर के अंदर जिसमें उसकी सेल्फ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाती है क्लाइंट की, कि वो मुझे अलाउ कर रहा है कि भाई करना, क्योंकि इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, ये इसको पता है। ऐसा ही है, बात क्लियर है? अच्छा, कल को आपको एक और गवर्निंग बॉडी है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आके बोले कि भाईजान आप पे केस वेस नहीं चल रहा, हमें सिर्फ इसके कुछ मैटर्स देखने, कोई केस नहीं चल रहा, कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही, पर ये भी तो गवर्निंग बॉडी है ना, क्या मैं इसको भी पेश करूंगा? डेफिनेटली यस, मैं इसको पेश करूंगा। ऐसा ही है, इसको पेश करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल। अच्छा एक और बात, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने एक सिग्निफिकेंट लॉ का ब्रीच पकड़ा है, एक तुमने ऐसी चीज पकड़ी ऑडिट करते वक्त, तुमने बोला ये तो सिग्निफिकेंट ब्रीच है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है, ये मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए, तो क्या ये तुम्हारी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है कि तुम रिपोर्ट करो? यस सर। अच्छा अब जरा इन चीजों को रीड करते हैं। देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी, देखो ये था ना, ये वही बातें हैं जो मैंने घुमा फिरा के कही है। देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी लॉ आपको मना नहीं करता। एसईसीपी वाले केस के लिए तो क्लाइंट की परमिशन की जरूरत नहीं होगी ना, रिक्वायर्ड बाय लॉ है। किसने कह दिया रिक्वायर्ड बाय लॉ है भाईजान? एक मिनट, एसईसीपी के केस में किसने कह दिया रिक्वायर्ड बाय लॉ है? अगर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि एसईसीपी जो चाहे वो रिकॉर्ड्स मांग सकती है, वो कंपनी से मांग सकती है। पहली बात, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, भाईजान। कंपनीज एक्ट को अगर आप तमीज से पढ़े हैं तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि कंपनी मना नहीं कर सकती, एसईसीपी इंटरवीन कर सकता है। पहले बताओ, एक बात समझ आई? ये बात समझ आई? जल्दी बताओ, वो कानून मुझ पे कहां अप्लाई होता है? भाईजान पहले तो आप ये बता दें, वो कानून मुझ पे कहां अप्लाई होता है? तो आप दो चीजों में बराए मेहरबानी फर्क रखें। एक कानून जो कंपनी पे अप्लाई हो रहा है, एक कानून जो मुझ पे अप्लाई हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई।
तो इन एनी केस भाई सीधी सी बात है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहूं कि अगर मुझे एससीसीबी कह रहा है कि यार मुझे आप बताएं आपने इस कंपनी का, मैं आपको बताता हूं, आई विल नॉट पुट द नेम ऑफ द कंपनी, मैं 3 घंटे इन्वेस्टिगेशन में बैठा हूं एससीसीबी की। इन्वेस्टिगेशन इन सेंस वो उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, पर वो मीटिंग होती है, उनका प्रोटोकॉल होता है ना, गवर्नमेंट इदारा है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था, मुझे कॉल की कमिश्नर ने वहां से, तो मुझे बोलता है कि आई एम, पहले मैंने कॉल नहीं उठाई, मैं क्लास में था, मुझे बोलता है आई एम XYZ एंड आई एम टॉकिंग टू यू, एडिशनल कमिश्नर था कोई, तो आई एम टॉकिंग फ्रॉम दी SCCP, सो लेट्स हैव अ कॉल। मैंने कहा सॉरी आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। मैं पाबंद तो नहीं हूँ, उसको जिम्मेदार तो नहीं हूँ मैं उसको जवाब देने के लिए। कल फिर उसने कॉल की, अगले दिन उसने बोला भाई आपसे मिलना है, तो मैंने कहा भाई आप तमीज से बात करें, भाई क्या होता है मतलब, मैं कोई कंपनी हूँ जो मुझ पे चल रहे हो तुम, मैं कंपनी हूँ, मैं तुम्हारे एम्बेड में नहीं आता, बस बात क्या आप ये बताएं। तो मैंने कहा पहले आपने मुझे कॉल कैसे की, आप मुझे लेटर लिखें कि आपको मुझसे मीटिंग करनी है, मैंने ट्राई कर दी उसके ऊपर, तो आप मुझे एक बात बताएं मैंने क्यों उसको ऐसे भरम से बोला, क्योंकि मुझ पे वो अप्लाई नहीं होता ना यार। नहीं मतलब कहने का मतलब है मुझ पे, देखो मैं तो कानून के पैरामीटर में ना, आप भी पढ़े लिखे हैं हम भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप ऐसी बेवकूफों वाली बातें करेंगे तो सर लॉ रिक्वायर करता है भाईजान। लॉ तो देखो, कंपनीज एक्ट का मतलब क्या है, किस पे लगता है वो, जल्दी बताएं। कंपनीज एक्ट का मतलब क्या है, किस पे लगता है वो, हाँ जी कंपनीज पर। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भाई, भाईजान किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑडिटर की। तो यार फर्क है ना, पहले बताओ क्लैरिटी आ रही है भेजे में, दिस इज द रीजन मैं ये टॉपिक लाइव पढ़ा रहा हूं, सुनो बात समझ आ रही है, फर्क है यार, वो अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग चीजें, कानून उस पर अप्लाई होता है। अच्छा खैर वो नेमतुल्ला कह रहे हैं कहानी आगे बताएं, क्या सुनिएगा। तो भाई फिर मैंने बोला कि आप मेरे पार्टनर को फॉर्मल ईमेल करें या लेटर लिखें, तब मैं आपको जवाब दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। उन्होंने फिर ईमेल लिखी फॉर्मल, सही जी पे मेरे पार्टनर ने कहा जाओ तुम मुके आओ। तो उसने मुझसे पूछा कि भाईजान आप कैसे ऑडिट करते हैं, मैंने कहा देखिए अभी भी आपने एक चीज मिस की है। हाँ जी देखो ऑडिटर चाहे तो मना नहीं कर सकते, देखो फिर बेवकूफों वाली बात, तुम्हारा सवाल गलत है संगील, अगेन तुम्हारा सवाल गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं बोलूंगा कि मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले, मैं क्लाइंट की परमिशन लूंगा कि इन्वेस्टिगेशन होती है। हाँ अब इसको जरा चेंज करता हूँ, इसको जरा एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ ताकि तो जो तुम्हारे दिमाग का कीड़ा है ना वो मर जाए। व्हाट इफ एससीसीपी ने कंपनी की इन्वेस्टिगेशन खुली हुई है और इनका आपस में केस चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, और कंपनी ने मुझ पे डाल दिया कि भाई ऑडिटर जाने तुम जानो, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। क्या अब मैं क्लाइंट की परमिशन लूंगा, नहीं तो एम्बिट समझो पहले आप, बात समझ आ रही है। तो अगर वो लीगल कैपेसिटी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो केस हो गया ना, तो उधर चला गया। आप उसको बोलेंगे देखिए मैंने कहा इसी एग्जांपल को चेंज करते हैं ना, एक तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है कि वो मुझे बोल रहा है कि आप ऑडिट कैसे करते हैं, यानी एससीसीपी आ गया हमारी तरफ, एससीसीपी ने कहा हम आपका ऑडिट करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाईजान पहले आप क्लियर करें ऑडिट किसका करना चाह रहे हैं, मेरा या उसका, उसने बोला आपका। तो मैंने कहा भाईजान पहले होल्ड ऑन, मैं पहले परमिशन लूंगा किससे, क्लाइंट से परमिशन लूंगा। अच्छा उलट हो जाए, उसने कहा भाईजान हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है, सही जी हमें देखना है कि आपने उसके ऊपर क्या कंक्लूड किया था, हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, जल्दी बताओ लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, अब तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, अब जाओ उस तरफ, अब क्योंकि तुम बताओगे तो फिर वो अवेयर हो जाएगा। पहले तो बात समझ आती है, तो दोनों में हल्का सा फर्क है, इतनी सी एक बीच में बारीक सी लाइन है। पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये बात दोनों क्लियर है, यस रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हो गया, वेरी गुड फरिया, बिल्कुल ऐसा ही है, चलें बेहतरीन हो गया। अच्छा अब इधर देखिएगा, हमने कहा टू कंप्लाई विद द क्वालिटी रिव्यू ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। पहले बताओ ये बात समझ आती है, कमिश्नर वाली बात को रहने दो ना यार, क्या रहना तो देखो प्लीज जल्दी। टू कंप्लाई विद द क्वालिटी रिव्यू ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, इधर सुनो ये आ गया, टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय अ प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है, प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट में ऐसा ही है। अच्छा भाई
टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ लीगल प्रोसीडिंग। इन अ लीगल प्रोसीडिंग वही वाली बात आ गई कि भाई लीगल प्रोसीडिंग में मैं बता तो रहा हूं बट मैं अपना राइट प्रोटेक्ट करने के लिए बता रहा हूं। आगे, टू कंप्लाई विद द टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग एथिक्स रिक्वायरमेंट। ये वाली जो बात है ना, जिसको अभी मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं, ये कोई बता दे ये कौन सी एग्जांपल है? ये कौन सी एग्जांपल है? जल्दी बताओ, सोच के बताओ, ये कौन सी एग्जांपल है? हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ जी, वेरी गुड यार हम्माद, बेहतरीन। ये है क्लियरेंस लेटर वाली, ये एथिक्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियरेंस लेटर वाली, वेरी गुड यार, बेहतरीन हो गया। अच्छा चलें, हमें अब अगर एक समरी बनानी है उसकी समझने के लिए, पहला जवाब दोगे, क्या हम कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकते हैं? जवाब दें, जवाब दें। नहीं कर सकते, ऐसा ही है, नहीं कर सकते। वेरी गुड, आगे सुनिएगा, बेहतरीन जा रहे, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, क्या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं व्हेन वी आर अलाउड टू डू सो? यस, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, when permitted by law and authorized by the client, when it is a professional right or duty to do so। ऐसा ही है, प्रोफेशनल राइट हो और ड्यूटी भी हो, प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी भी हो, ऐसा ही है। तो अगर कोई गवर्निंग बॉडी आपसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप उसको जवाब दें, ऐसा ही है। कोई केस चल रहा है, उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स में आपका राइट बनता है आप अपने को प्रोटेक्ट करें, उसमें जवाब दें, ऐसा ही है। और कोई एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करने के लिए जवाब दें। तो ये बेसिक बेसिक बातें हमें याद हो गई, ऐसा ही है। आगे, अच्छा अब मैंने ये कहा, सही है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने लगे हैं, बट उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हुए जरा कुछ चीजों का ख्याल रखना बिफोर यू। देखो, सवाल आ जाए कि आप क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे बिफोर डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन। बिफोर डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन यानी आपने तय तो कर लिया कि आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, चाहे वो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, चाहे प्रोफेशनल ड्यूटी या राइट हो, या नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, बट आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है और क्लाइंट ने भी ऑथराइज कर दिया। पर अब आप जब डिस्क्लोज करने लगेंगे ना, तो कुछ चीजें आपने दिमाग में रखनी है। वो क्या है जरा देख लेते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल बनाता हूं, एक एक एग्जाम्पल। आप मुझे एक बात बताएं, आपने एक नॉन कंप्लायंस, आपने एक नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ जो है वो डिटेक्ट की, सही है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ को आपने डिटेक्ट किया, ऐसा ही है। मैं आपसे सिर्फ एक बेसिक बात पूछता हूं, आपने देखा एक नजर, बोलो अबे भाई यार ये तो नॉन कंप्लायंस है, आपने उठ के एससीसीपी को बता दिया। आपने उठ के किसको बता दिया, लिख के बताओ? एससीसीपी को बता दिया, ऐसा ही है। अच्छा, एससीसीपी आ गया, हंगामा हो गया, मीडिया में एडवर्स पब्लिसिटी हो गई, एडवर्स पब्लिसिटी हो गई, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मीडिया में एडवर्स पब्लिसिटी हो गई, बाद में पता लगा इन्वेस्टिगेशन के बाद कि भाईजान ये जो नॉन कंप्लायंस है वो नॉन कंप्लायंस थी ही नहीं, वो नॉन कंप्लायंस थी ही नहीं, हमने इंटरप्रेट गलत किया था, हमने इंटरप्रिटेशन गलत की थी। मुझे बताओ क्या नुकसान हुआ लोगों का? कंपनी की शेयर प्राइस नीचे आ गई, लोगों की नौकरियां चली गई, ऐसा ही है। तो यस हुआ। अब कहानी समझे, मैं आपको लिंक कैसे करता हूँ, जरा बातें देखिएगा इधर मेरी। मैंने कहा यार जानी एक बात तो सुनो, जब आपको एक चीज पता लगी है, उसके पूरे पर्टिनेंट फैक्ट्स, सारे प्रोज एंड कॉन्स, कौन कौन सी पार्टीज अफेक्टेड है यार, ये तो सोच लो, ये तो सोच लो। जब ये सोच लोगे ना, तो आपको खुद तमीज तहजीब आ जाएगी कि आप बड़े मोहतात होकर जवाब देंगे भाई। क्योंकि अब मुझे बताओ, अब जिम्मेदार कौन है? अब ऑडिट फर्म जिम्मेदार हो गई, अब ऑडिट फर्म जिम्मेदार हो गई। तो वो कह रहा है भाईजान पहले तो मैं आपको मना कर रहा हूं कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को खुदा के वास्ते शेयर नहीं करना, बट हाँ अगर आप शेयर कर रहे हो तो आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, सबूत होना चाहिए। ऐसे सुनते ही आपने जाके कंप्लेन नहीं कर देनी है या बता नहीं देना है। पहले बताओ मेरी बात समझ आ रही है?
मेरी बात समझ आ रही है? तो पर्सन्स अफेक्टेड भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अफेक्ट क्या होगा, आपके पास फैक्ट क्या मौजूद है, सारी चीजें। चलें ओके, अब कहानी से कहानी बनाता हूं, आगे सुनिएगा, कहानी से कहानी बनाता हूं। आपको अगर मिस स्टेटमेंट पता लगी, मिस स्टेटमेंट कह रहा हूं, आपको अगर कोई नॉन कंप्लायंस पता लगी है तो आप मुझे एक बात बताते हैं, क्या आप वहां पे जाके किसी भी बंदे को बता देंगे या किसी एप्रोप्रिएट पर्सन को जिसको बताना चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जल्दी बताएं। एप्रोप्रिएट पर्सन को, ताकि ये बात कॉन्फिडेंशियल रहे और उस तक जाए जहां तक जानी चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके, अब आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, क्या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी सोचना चाहिए? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के बताना कैसे? मोबाइल पे, मैसेज पे, ईमेल पे, खत पे, कैसे? ये भी होना चाहिए। ऐसा ही है। तो क्या ये जो मैंने बातें कही, क्या आप नहीं समझते कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी या रियल लाइफ में भी हमें यही सोचना होता है कि अगर ये बात उससे करूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या मेरे पास सारे सबूत वगैरह मौजूद हैं या नहीं है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? ऐसा ही है, किसको बताना चाहिए, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, ऐसा ही है। चलें अब इधर देखें, यहां पे लिखा हुआ है मेरे बच्चों, फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर डिस्क्लोजिंग, यानी बिफोर यू गो एंड डिस्क्लोज एनीथिंग, तो आपको ये चीजें दिमाग में लाजमी रखनी है। पहली, वेदर इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी हुज इंटरेस्ट माइट बी अफेक्टेड। पहले बताओ ये बात समझ आती है? मैं तो कहानियों में तुम्हें सिखा रहा हूं ना। आगे फिर वो कह रहा है वेदर ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंडेड, ऐसे ही है। whether all the information is known and substantiated, यानी कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आपने इन सब्सटेंस देखा हो, सबूत मौजूद हो, ऐसा है। आगे जी, द प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू whom इट इज एड्रेस, ये भी बात समझ आती है। और जिसको मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या वो एप्रोप्रिएट रिसिपिएंट है भी या नहीं भी? अब मेरे बच्चों बताओ, क्या ये पूरा पेज क्लियर होता है विद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज? जल्दी बताओ। क्लियर है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, कुल मिला के, वेरी गुड, थैंक यू। अब जल्दी बताओ, कुल मिला के आपके कितने प्रिंसिपल्स हो गए? कुल मिला के आपके कितने प्रिंसिपल्स हो गए? सर चार, चार हो गए अब तक। पहला इंटेग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, चौथा कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस देख ली, फिर ये देख लिया कि चलो अगर एक्सेप्शन में फॉल कर भी गए तो क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है वाइल डिस्क्लोजिंग, ये भी सीख लिया। पांचवा आता है प्रोफेशनल बिहेवियर, सबसे आसान। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर वो कहता है कि सिंपल उसूल है, ये सिंपल उसूल है। वो कहता ये है कि बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो इदारे का और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नाम खराब करे। कोई ऐसा काम नहीं करना। अब एग्जांपल है, अगर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है और कोई गलती है उनकी, कोई गलती है उनकी, तो मैं आपसे ये बोलता हूं, क्या आपको उस गलती में उसका साथ देना चाहिए या अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहिए? डिसएसोसिएट करना चाहिए। नॉट टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी दैट विल डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। डिसक्रेडिट द प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि प्रोफेशन पे एक दाग है, प्रोफेशन पे एक दाग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समील को जाते हुए देखें रास्ते में, बोले क्या यार पप्पू चार्टर्ड अकाउंटेंट चल रहा है, ओह, तो वो प्रोफेशन का एक खजाना है। सही जी, वो प्रोफेशन का एक खजाना है जिसको हमने खोद खोद के निकाला है। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। तो वो जायसी बात है, जायसी बात है, ऐसा ही है। अच्छा प्लीज, तो अब मुझे एक बात बताएं, तो ये खजाना है ना, ये दरियाफ्त हुआ है, ये पाया गया है, ये इतनी मुश्किलों से मिलता है हर एक बैच में, ऐसा ही है। रेलेवेंट सवाल करता है,
सही है, इतनी मेहनत करता है, इतनी प्रैक्टिस करता है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रोफेशनली बिहेव करूँ ताकि मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नाम रोशन हो, बोले यार वाह भाई अकाउंटेंट हो तो ऐसा। सही है ना, ऐसा है ना, तो ये बात है। बिल्कुल भाई का लेवल है। अच्छा, इधर अब देखो बिस्मा कह रही है सेल्फ ऑब्सेस। भाई अगर बंदे में टैलेंट है तो वो क्यों ना मतलब ऑब्सेशन दिखाए, अपने आप से प्यार करना क्या गुनाह है, पहले इतना बता दें, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या अपने आप से इश्क करना गुनाह है? हाँ जी, नहीं है ना। बस ये कहना बाकी रह गया कि मैं शीशे में देख के कहूँ कि तुम्हें कोई हक नहीं इतना मतलब प्यारा होने का, ऐसा ही है। अच्छा खैर, प्लीज सुनिएगा, फोकस के साथ, फोकस के साथ सुने। तो खैर कहने का मतलब ये है कि भाई आप ऐसे बिहेव करें कह रही है कौन जिसने मुझे पलट के नहीं देखा, सही है भाई, चलो ओके गुड है। अच्छा मुझे मुझे एक बात बताएं जल्दी से, मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब समझ आता है कि आप कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे आपका प्रोफेशन डिसक्रेडिट हो, यानी वो कुछ भी एक्ट हो सकता है, एसोसिएशन विद द फ्रॉड। सलाल कहने से गुस्सा अनप्रोफेशनल बिहेवियर में आएगा। क्या मैंने आप पे कभी गुस्सा किया है सलाल? हाँ जी जल्दी बताएं, क्या मैंने कभी आप पे गुस्सा किया है? कभी नहीं किया ना, देखो बेस फिर देखो प्लीज। अच्छा भाई चलें, अच्छा मैं ये लिख लेता हूँ, ये देखें, CA should comply with the relevant laws and regulation. A chartered accountant shall not knowingly engage in any business, occupation or activity that impairs or might impair the integrity, objectivity, good reputation of a profession. ऐसा ही है, तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलविस नहीं होंगे, ऐसे बिजनेस में मुलविस नहीं होंगे जो कि प्रोफेशन का नाम खराब करे। ऐसा ही है भाई, क्लियर है? ये थे आपके 5 प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, 5 प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। अब मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं, अब मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 5 प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स हैं, इनसे कंप्लाई करने के लिए एक चीज है जो आपको रोकेगी, वो क्या है? क्या चीज रोकेगी आपको कंप्लाई करने से, जल्दी बताओ। थ्रेट्स, वेरी गुड यार, बिल्कुल सही पिक किया, थ्रेट्स रोकेंगे, ऐसा ही है। अच्छा, थ्रेट के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है। हाँ जी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है। एक एक करके लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए। बिजनेस रिलेशनशिप विथ क्लाइंट, शेयर्स इन क्लाइंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे केसेस कराऊंगा, मुझे मतलब वहां पे जो है जॉब मिलने वाली है, आपका जाहिर सी बात है भाई इंपेयर होगा, उसके क्या करना है फिर देखते हैं। अच्छा भाई, शेयर्स इन क्लाइंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, बिजनेस रिलेशनशिप हो गया, हैवी फीस, आपकी पूरे फर्म की फीस का 80% वहां से आता है, क्या आपका पर्सनल मफाद नहीं होगा, इससे सवाल है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ जी, ऐसा ही है, होगा ना। सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब देखो दो अलग अलग चीजें हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया ना, उसका और आपका इंटरेस्ट सेम है, आप उसके ऑपोजिट है नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट सिंपल, आपका अपना पर्सनल मफाद, सही है। हाँ बिल्कुल है फरिया, सही कह रही हो।
अच्छा भाई, एक तो हो गया सेल्फ इंटरेस्ट सेट, इसके बाद आ गया सेल्फ रिव्यू, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। अच्छा भाई, आपने जो है क्लाइंट के एफएस प्रिपेयर किए हुए, हाँ भाई आपने क्लाइंट के एफएस प्रिपेयर किए हुए, दिस इज अ गुड थिंग, जल्दी बताओ। अपने काम को रिव्यू करना, ऐसा ही है, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, अपने काम को क्यों रिव्यू करोगे? अच्छा क्या ये, अच्छा एक तो आपने फीस ली उससे अपने काम को करने की, बात तुम लोग बताना मुझे। अपने आपने किया, आपने उससे फीस ली है बनाने की, फिर आप ऑडिट भी कर रहे हो, क्या आप ये कह सकते हो मैंने गलत किया है? क्या आप ये कह सकते हो मैंने गलत किया है? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा भाई, आपने आपने उसके लिए जो है वैल्यू इन यूज की प्रोजेक्शंस बना के दी हैं। हाँ भाई, क्या आप ये कह सकते हो कि आपकी वैल्यूएशन गलत है, पीपी इंपेयर्ड है या पीपी इंपेयर्ड नहीं है? कह सकते हो? वैल्यू इन यूज की प्रोजेक्शन नहीं भाई, आप उसके लिए सिर्फ स्पेसिफिकली डेफर टेक्स्ट की वर्किंग करते हो, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझसे जिसने पढ़ा उसके लिए आसान होगी, जल्दी बताओ, ऐसा है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, नो सच कॉम्प्लेक्स एट ऑल, ऐसा ही है। चलें, मुझे एक बात बताएं, डेफर्ड एक्स की वर्किंग आ गई, तो ये सारी चीजें सेल्फ रिव्यू थ्रेड में आती हैं कि भाई अच्छा, क्या अब मुझे आप एक बात बताएं, किसी ने बता दिया मजा आ जाएगा, इधर इस एफएस के प्रिपेयर करने से, ये थ्रेड तो सेल्फ रिव्यू है, इससे प्रिंसिपल कौन सा इंपेयर होता है? प्रिंसिपल कौन सा इंपेयर होता है भाईजान? प्रिंसिपल कौन सा इंपेयर होता है? वेरी गुड यार, बेहतरीन, सही जगह पहुंच गए हो भाईजान। हाँ जी, हैवी फीस से, हैवी फीस से, सर दोनों। ऑब्जेक्टिविटी दोनों, प्रोफेशनल बिहेवियर भी, क्योंकि आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं करेंगे, ऐसा ही है। तो पहले बताओ, अब मेरे खुल के मुझे बताओ, मेरे बच्चों की बात सुनो, क्या समझ आ रहा है? लिंकेज समझ आ रही है? लिंकेज यहां से उठ के वहां जा रहा है, इतना तो टाइम लगाया तभी, इतना तो टाइम लगाया तभी। चलें, बेहतरीन हो गया, आगे सुने, आगे सुने। सेल्फ रिव्यू हो गया, हमने कहा इसके बाद आ गया हाँ भाई फैमिलियरिटी थ्रेट्स, हमने कहा इसमें आता है लॉन्ग एसोसिएशन आ सकता है, बड़े अरसे से आप उसके साथ काम कर रहे हैं, सही है, और आपका वाइफ वर्किंग एज अ सीएफओ सीईओ, ऐसा ही है। क्या इसमें फैमिलियरिटी थ्रेड आता है? ऐसा ही है। क्लोज फ्रेंड वर्किंग, ये सारी चीजें फैमिलियरिटी थ्रेड में आती हैं, ऐसा ही है। चलें जी, ये तीन हो गए। अच्छा, फैमिलियरिटी थ्रेड के बाद आ गया आपके पास इंटिमिडेशन थ्रेड। बिल्कुल, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, इंटिमिडेशन थ्रेड अभी बहुत फोकस होकर सुनना है आप लोगों ने। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी, ऐसा ही है। ये सारी मैं चीजें तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि कनेक्ट कर ले आऊं। चलिए जी, इंटिमिडेशन का मतलब है धमकी। धमकी कब कब दे सकता है, इधर सुनिएगा। अब फॉर एग्जांपल समील ऑडिट करने गया क्लाइंट का, सही है, समील ऑडिट करने गया क्लाइंट का। अब अज्यूम करें, आप अज्यूम करें समील ऑडिट करने गया एचबीएल का। आपको पता है हबीब बैंक लिमिटेड एचबीएल पीएसएल का स्पॉन्सर है, ऐसा ही है।
ऐसे ही भाई समील जो है पीएसएल का स्पॉन्सर है, समील कह रहा हूँ, एचबीएल पीएसएल का स्पॉन्सर है। ओके अच्छा, जब ये क्लाइंट पे गया तो क्लाइंट ने इसको बोला आओ हम तुम्हें मैच दिखा के आते हैं, तो इसको जो है वीआईपी इनक्लोजर के, इसको जो है वीआईपी इनक्लोजर के टिकट्स दे दिए, वीआईपी इनक्लोजर के टिकट्स दे दिए फ्री में। समील ने कहा सर आपको क्या चाहिए, उसने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप साथ चले, हमारे साथ बैठिएगा आप। समील चला गया इसके साथ। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर दो थ्रेड्स हो सकते हैं, इसको हम सेल्फ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं कि इसका अपना पर्सनल मफाद है, और दूसरा इंटिमिडेशन भी है। अच्छा इंटिमिडेशन कैसे, मैं जरा आपको ब्रीफ करता हूँ, सुनिएगा। इंटिमिडेशन ऐसे है कि जब समील वापस आएगा मैच देख के, सही जी, बैट बॉल देखा उसने, मजा आया, उसने देखे कि भाई पूरा मस्त इंजॉय करके वो वापस आया, नाच वाच के चीयर लीडर्स के साथ, फिर आ गया ये वापस इधर। जब ये वापस आया तो इसने गलती निकाली अकाउंट्स में, इसने अकाउंट्स में गलती निकाली। जब अकाउंट्स में गलती निकाली तो सामने वाले ने कहा भाईजान अब आप इधर से आगे पीछे हो जाएं। तो समील ने कहा क्यों आगे पीछे हो जाऊं भाई, अभी तक तो आप मेरे से इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे, मेरे को आप मैच भी दिखा के लाए, अब क्यों आप ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, क्या मैं इतना बुरा हूं? तो समील को वो कह रहा है भाईजान अब अगर तुमने ज़्यादा बहस की ना तो मैं बता दूंगा तुम्हारे बॉस को तुम मेरे साथ मैच देख के आए हो। तो क्या अब वो धमकाएगा इसको, क्योंकि समील किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसा है, हाँ मतलब वो बता नहीं सकता ना यार कि मैच देखा है उसने, जल्दी बताएं, नहीं बता सकता ना वो। भाई सीधी सी बात है, देखो मना है ना, वो बोलेगा भाई तुम क्लाइंट के साथ गए क्यों? तो ऐसे क्या टेक्निकली, अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सीरियस होकर समझें, क्या टेक्निकली दिस इज अ ब्राइब, क्या टेक्निकली दिस इज अ ब्राइब? वो सामने वाला बोलेगा भाईजान तू क्या मतलब गिफ्ट लेके जा रहा है हमसे, ऐसा ही है। तो पहले बताओ इंटिमिडेशन का मतलब समझ आता है? नहीं ना। अब जब समील कह रहे हैं कि फैमिलियरिटी भी तो हो सकता है, भाईजान तुम उसको इतने पसंद आ गए, तुम्हारा पहला साल है ऑडिट का, तुम्हें 2 दिन हुए वो तुम्हें ले गया, तो फैमिलियरिटी नहीं है ना, ऐसा ही है। अच्छा अब यहां पे मैं कहूं इमेंस प्रेशर टू कंप्लीट ऑडिट इन शॉर्ट टाइम। हाँ भाई, हाँ भाई, अगर वो कह रहा है कि भाई 10 ऑडिट खत्म करो अगले 10 दिनों में, क्या ये एक धमकी है, प्रेशर है, इंटिमिडेशन है? वरना वो कह रहा है निकलो यहाँ से, नहीं कराऊंगा तुमसे ऑडिट, किसी और को ले आऊंगा, इंटिमिडेशन है। तो तुम अपनी जजमेंट्स को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना यार, काम तो सही करोगे। अच्छा भाई, समील कह रहे हैं कि मैं अपनी फर्म को क्यों नहीं बताऊंगा। समील क्योंकि देखें आप इस सिचुएशन में बहुत गरीब इंसान है, आप इस सिचुएशन में बहुत गरीब इंसान है, आप क्यों नहीं बताएंगे, जरा मेरी बात को समझें। आपकी फर्म में ये अज्यूम किया जाएगा कि आपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा हुआ है। पहले बताओ बच्चों, बात समझ आ रही है? आप सबको ये पता है कि फर्म ये अज्यूम करेगी आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़ के आए, और स्पेशली जब आप फर्म जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका टीचर कौन है, तो आप इंशाल्लाह वहां पे जाके जब देखेंगे आपको पता लगेगा कि एएमके के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, सही है, वो भी माशाल्लाह। सुनिएगा आगे जाके, अब आगे सुने, जब आपको वहां पे जाके पता लगेगा कि आपकी फर्म आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, आपकी फर्म आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई आप ये एथिकली बिहेव करेंगे, तो कल को आप अगर घूमने निकल गए तो क्लाइंट को तो बाद में पकड़ा जाएगा, पहले आप डरेंगे, तो वो आपका डर होना चाहिए ना, क्योंकि आपने नॉन कंप्लायंस की है। पहले तो बात समझ आ रही है बच्चों, बात समझ आ रही है? क्योंकि आपका खौफ होगा ना तो आपकी जॉब के मसले हो जाएंगे। तो अगर आपकी जॉब के मसले हो जाएंगे तो क्या पार्टनर को ये बोलेंगे, क्या पार्टनर को ये बोलेंगे कि सर मेरा बहुत दिल था उसके साथ जाने का, मैं चला गया? तो पार्टनर ये बोलेगा भाईजान ऐसी क्या आग लगी हुई थी जो चले गए, गए भी तो उसके साथ, मेरे साथ चलते और मजा आता, मैं तुम्हें और घुमाता। ऐसा ही है। समील बात समझ आ रही है? दिस इज द रीजन कि आप कतराएंगे ये बताने पे।
अच्छा, अब हमें यहाँ पे समील कह रहे हैं कि मैच देखना कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट कैसे हो सकता है। समील इज बिकमिंग सीरियस, वेरी सीरियस। भाई मुझे एक बात बताएं, मैच देखना कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट नहीं है, मैच अपने पैसों पे ना देखना कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है मेरा भाई। भाई आपको बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताएं। भाई मैच देखना गुनाह है, जल्दी बताओ ना यार, क्या मैच देखना गुनाह है? हाँ जी। या मैच, या तुम लोग मुझे बताओगे, या मैच किसी और के पैसे पे वीआईपी इंक्लोजर में ज्यादा इंसेंटिव को देना मना है, ऐसा ही? अच्छा, इसको अगर मैं यूं करूं, सही जी, कि आप कैंडी लैंड पे गए, इसमें भी बड़े केसेस हैं, इसमें भी बड़े केसेस हैं। आप कैंडी लैंड पे गए, कैंडी लैंड मतलब स्माइल इंडस्ट्रीज, मैंने उसका ऑडिट किया हुआ है, वहां पे आपको कोकोमो वगैरह ऐसे ही लाके सर्व होते हैं। तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या ये कोकोमो वगैरह जब आपको ऐसे ही सर्व होते हैं तो ये तो पूरे इदारे में सबको सर्व होते हैं, क्या इससे आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर होगी? जल्दी बताएं, क्या इससे आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर होगी? नहीं होगी भाई। ये, हाँ आप सुनिएगा, अब टेक्निकली कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? कॉन्सेप्ट ये है, जब क्लाइंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको कोई नॉमिनल सी चीज दे रहा है जो आपके लिए मटेरियल नहीं है, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड इन अ थ्रेट। यस, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है बच्चों? तो इस टॉपिक का नाम होता है गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। इस टॉपिक का नाम है गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। गिफ्ट मिले या आपको हॉस्पिटैलिटी मिले, पर वो एक नॉमिनल नेचर की होनी चाहिए, विद इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। अब देखो, लंच भी ऑर्डिनरी है, लंच का भी मसला नहीं है, लंच भी ऑर्डिनरी है, लंच का कोई मसला नहीं है भाई, खुद भी खा सकते हो, इतने तो भंगी गरीब नहीं हो तुम लोग। यस, बिल्कुल ऐसा ही है समीर, इतने तो गरीब नहीं हो। बट हाँ, अगर तुम्हें कभी जिंदगी में वीआईपी इंक्लोजर में नहीं बैठे और वो तुम्हें बैठने का मौका दे रहा है, तो भाईजान फिर दिस इज समथिंग एल्स। ये एक डाउट क्रिएट करता है, ये क्वेश्चन क्रिएट करता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मेरा क्लाइंट, मतलब आई विल नॉट अगेन कोट द नेम, मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि यार हमारी दुबई वाली सब्सिडी ना आपको वहां पे भेजेंगे, वहां पे आप ऑडिट करके आइएगा, मदद से प्लीज ये वाला प्रोविजन जाने दें, 500 मिलियन तो है, प्लीज जाने दो। मैंने कहा बेटा 500 मिलियन तो है, जब मैं इसको डलवाऊंगा तो तुम लॉस में आ जाओगे। बोला नहीं, आप दुबई वाली कंपनी का ऑडिट हम आपको भेजेंगे अपने पैसे पे, सारा खर्चा हमारा, तुम आराम से वहां पे टेस्टिंग वेस्टिंग करना, मस्त यार, साफ सुथरी कंपनी है। एक गलती से हमने यहाँ पे ये प्रोविजन नहीं बुक किया हुआ, जानने तो यार अगले साल देख लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी तो गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी में आ रहा था ना। हाँ जी, ऐसा है। तो ऐसा होता है 10 बार आपको क्लाइंट बोलता है, पर आपने ये आंखें खुली रखनी है, आपने ये अवेयर करना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज आई हैव टू कंप्लाई विद माय एथिकल प्रिंसिपल्स। आज मैं दुबई चला भी जाता, बट मैं अपने खुदा को क्या बताता कि मैं दुबई क्यों गया था। ऐसा ही है। क्या इसलिए कि मैंने नाइंसाफी की शेयर होल्डर्स के साथ? हाँ, यस, जमीर को जगाए रखना है, ऐसा ही। एंड दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन यार, एंड यू हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स। तो आपने बड़ा ध्यान से ऑडिट करना होता है। अच्छा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, क्या ये सारे थ्रेड्स समझ आते हैं? सारे थ्रेड समझ आते हैं? सारे थ्रेड समझ आते हैं? अच्छा, अब एक आखिरी थ्रेड और फिर वी विल कंक्लूड द क्लास। इधर सुनिएगा, आखिरी थ्रेड, सही जी, एडवोकेसी थ्रेड। ये भी आपको लिखा हुआ दिखेगा कहीं ना कहीं। ये मैं इसलिए करा रहा हूं, थ्योरी सेल्फ ऑब्सेशन बनता है आपका नाम हाथ पे। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। इधर टैक्स वाले अगर कहें कि ऑडिट करो 10 दिन में, तो टैक्स वाले कहें अगर ऑडिट करो 10 दिन में, तो कैसी बेवकूफों वाली बात की है। सलाह क्या हो गया बेटा, चरस की कुप्पी क्या उतरी नहीं है क्या? कैसी बातें कर रहा है? अबे टैक्स वाले क्यों कहेंगे भाई? क्या पगला गए होगा? क्या हो गया भाई? कोई बॉडी, कौन, कौन सी बॉडी बोलेगी भाई तुझे? गवर्निंग बॉडी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, खुदा के वास्ते, गवर्निंग बॉडी अगर ऑडिट करवा रही है तो वो जल्दी क्यों कराएगी? तब भी तो आप पे यही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं ना, या नहीं होते? सवाल है।
भाई जवाब दो। आपको कोई भी दुनिया का बंदा बोले कि भाई तू ऑडिट कर, जल्दी कर, क्या आपके ऊपर शेयर होल्डर बोले, क्या आपके ऊपर मैनेजमेंट बोले, क्या गवर्निंग बॉडी बोले, आपके एथिकल प्रिंसिपल्स यही हैं? हाँ जी, क्या आपके एथिकल प्रिंसिपल्स यही हैं? अब एक बेसिक सी एग्जांपल है ना इसके अंदर, बेसिक सी एग्जांपल है। आपको ये कहा गया है भाई, आपको ये कहा गया है कि आपने नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, सीधी सी बात है, सही जी। अब आपको कोई भी दुनिया का बंदा आपके बोले क्या ये प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा? क्या ये प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना यार। तो अपने प्रिंसिपल्स को तो इंटैक्ट रखो ना, वो तो पाबंद है आप उसके, वो तो करना है कोई भी बोले। हाँ, तो अब देखिए आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग ऐसे चोर दिमाग है ना, एकदम चोर दिमाग, चोरी वाला दिमाग है, छोटा दिमाग, कहीं ना कहीं से रास्ता निकालो ब्रीच करने का। तो भाई क्यों निकालो यार, क्यों रास्ता निकालो? ब्रीच करना है, अब भाई क्या शौक है ब्रीच करने का? हाँ, ताकि पकड़ लें फ्यूचर में। क्या पकड़ना चाहते हो भाई? क्या, क्यों पकड़ लें फ्यूचर में क्या? ऑल पॉसिबल चोरियां। देखो पहले सही को सही कहने की तमीज आती है ना, तो सही को गलत में फर्क भी आना चाहिए। फिर जब सही को सही कहोगे ना, सही है जी, तो तुम्हें पता लगेगा गलत क्या है, और फिर गलत को पकड़ने की तमीज आएगी। गलत को पकड़ने के लिए लाजमी नहीं कि चोर बन के सोचो। बात समझ आ रही है? गलत को पकड़ने के लिए लाजमी नहीं है कि चोर बना जाए। बात समझ आ रही है बाबू? फिलोसफिकल हो गए ना थोड़े, बहुत 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 फिलोसफिकल, बहुत ज्यादा। तुम्हें तो फ्री में मिलता है भाई, तुम्हें तो फ्री में मिल रहा है। हाँ जी, चले हम एडवोकेसी थ्रेड की बात कर रहे थे, फिर खत्म भी करें ना। अच्छा, एडवोकेसी थ्रेड का मतलब ये है, आप इंग्लिश भी रीड करेंगे क्योंकि आपको बताना है, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, वरना बच्चा मुझे तस्वीर लेके भेजता है पिछले बैचेस में भी कि सर ये देखें ये वाली अंग्रेजी। तो मैं सारी अंग्रेजियां मैंने शुरू से लेके आखिर तक आपको करवाई हैं, और आपको समझ भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं वाकई आपको बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी और बुक को साथ लेके चलता हूँ, दोनों चीजें आगे। अब बात समझिएगा, बुक को पहले मैं कटा देता हूँ, पहले मैं प्रैक्टिकलिटी को रखता हूँ, फिर बुक को लिंक कर देता हूँ आगे। मुझे एक बात बताएं, एडवोकेसी का मतलब जो मैं बताने वाला हूं वो सुने पहले। एडवोकेसी का मतलब ये है कि आप क्लाइंट के ओपिनियन को इतना ऊपर ले जाएं, क्लाइंट के ओपिनियन को इतना ऊपर ले जाएं कि आपकी सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाए। ये मैंने जो भी बात कही आपको समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है, ऐसा ही है ना? जल्दी बताओ, ऐसा ही है ना? नहीं समझ आई ना? क्योंकि आपके पल्ले पड़नी भी नहीं थी, मुझे पता है नहीं पढ़नी थी। पहले मैंने डेफिनेशन बोली है, क्लाइंट के ओपिनियन को इस हद तक ऊपर ले जाओ कि आपका वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाए। अब इसको मैं जरा एग्जांपल से समझाता हूं। आप क्लाइंट को प्लीज सुनिएगा, आप क्लाइंट के बिहाफ पे केस लड़ रहे हैं। आप टैक्स के एक्सपर्ट भी तो हो सकते हैं ना, टैक्सेशन के। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी आर्टिकल्स की और आप टैक्स में निकल गए, तो आप क्लाइंट के बिहाफ पे केस लड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपोजर ही टैक्स का है, क्योंकि टैक्सेशन का पेपर तो आप भी देते हैं ना। अगर आप पूरी आर्टिकल टैक्स में करें और आगे जाके भी टैक्स की फील्ड को परस्यू करें, तो आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा बात समझिएगा, हमने क्या किया, हमने क्लाइंट के बिहाफ पे एक टैक्स का केस लड़ा जो कमिश्नर अपील से, CIR से, सही है जी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील से। अच्छा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील से हमारा फड्डा चल रहा है, हम क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आ गए ऑडिटर वाले मोड में। अब हम आ गए कौन से वाले मोड में, जल्दी बताओ? ऑडिटर वाले मोड में, ऑडिटर वाले मोड में। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब अगर मैंने ऑडिट किया तो एक फ्रेश माइंड के साथ किया, सही जी। अब मैं क्लाइंट को बोल रहा हूं भाईजान, आप जो है ना अब प्रोविजन रिकॉर्ड करें, आप ये आप ये केस हार जाएंगे। क्लाइंट बोलेगा भाईजान तुम्हारा दिमाग सही है, एक तो तुम मेरी गवाही दे रहे हो, एक तो तुम मेरी गवाही दे रहे हो कोर्ट में कि क्या बेहतरीन, क्या एंड कंपनी है भाई, गलत है ही नहीं टैक्सेशन। दूसरी जगह तुम इस साइड से आके कह रहे हो कि भाईजान प्रोविजन बुक करें। पहले दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एडवोकेसी थ्रेड, आप क्लाइंट के ओपिनियन को इस मकाम तक ले जाओ कि बाद में आपके ही मसले हो जाए। पहले बताओ, बात समझ आई? बात समझ आती है? दिस इज कॉल्ड एडवोकेसी, आप उसकी गवाही दे रहे हैं।
माशरे में बोल रहे हैं कि भाई बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी है ये, तो आपकी सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो गई। एक और चीज अगेन सालार, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा आपको थ्रेड लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली बात ये बताओ, इधर पहले तमीज और तहजीब से ना ये प्रिंसिपल्स को रीड कर लो, थ्रेड को। यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज लिखी हुई है? पहले सवाल है, तो ये तुम्हें किसने कह दिया, ये किसने कह दिया? नहीं, सेल्फ रिव्यू नहीं है, सेल्फ रिव्यू नहीं है, गलत। देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, उसका मफाद कुछ और है, मेरा मफाद कुछ और है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, कि मैं ये चाहता हूं वो ये चाहता है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। अभी अभी वापस दूसरी एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। आपने कहा किसी एक शेयर होल्डर को, दूसरी एग्जांपल देते हैं, आपने कहा किसी शेयर होल्डर को, किसी XYZ इन्वेस्टर को, जानी ये कंपनी खरीद ले, बहुत बेहतरीन कंपनी है, ये कंपनी खरीद ले, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। क्या आपने उसकी गवाही दी? क्या आपने उसकी गवाही दी, एडवोकेसी की? जल्दी बताओ। हाँ जी, आप प्रेस में आके कह रहे हैं व्हाट अ परफेक्ट कंपनी इट इज, वेरी गुड यार, बेहतरीन कंपनी है। अच्छा, अब आप उस कंपनी का ऑडिट करने लग गए, आपने देखा कि उस कंपनी में सिग्निफिकेंट पीपीई की इंपेयरमेंट है, क्या उसकी ईपीएस नीचे आएगी? क्या उसकी ईपीएस नीचे आएगी? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप किस मकाम पे खड़े हैं? क्या ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड है? क्या आपने कोई कंपनी के लिए काम किया है, या आपने कंपनी की गवाही दी है मार्केट में? हाँ जी, जल्दी बताओ। तो ये गलती कर ली ना, मना कर रहा है ना, वो मना कर रहा है। अब आप कल को, अब आप मुझे बताओ, आप एक एडवोकेट की तरह खड़े हुए कंपनी के लिए, उसके बिहाफ पे बोल रहे हैं यार इससे अच्छी कंपनी हो ही नहीं सकती, और अब जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं इंपेयरमेंट है, तो क्या आप अब अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? यस, बिल्कुल ऐसा ही है समीर, बेहतरीन। क्या आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अब यस करेंगे, क्योंकि आप अपनी बात को भी गलत साबित कर रहे होंगे ना। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, ये तो ह्यूमन नेचर है। आप कह रहे हैं कि एक जगह पे वाह भाई वाह पे दूसरी बात से मुकर जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, दिस विल बी अ बिग इशू फॉर यू। यस, तो पहले बताओ क्या ये कहानी समझ है कि कंपनी को पहले डिफेंड किया और फिर बोल रहे हो कंपनी को भाईजान तू ये प्रोविजन बुक कर? यस, बिल्कुल ऐसा है। तो क्या फरिया सही कह रही है कि दोनों में से एक काम छोड़ना होगा? जल्दी बताओ, क्या वो सही कह रही है? दोनों में से एक काम को घटाना होगा, ऐसा है? जल्दी बताएं जी। यस, तो मेरे बच्चों, क्या आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर है? थ्रेड्स क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लैरिटी है? वेरी गुड यार, बेहतरीन। चलो गुड, तो आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, और फिर स्पेसिफिक केसेस पे जाएंगे और फिर पास पेपर्स करेंगे, सही है जी? और फिर मैं ड्राफ्टिंग भी सिखाऊंगा कैसे होती है। चलें, डन, ओके, अल्लाह हाफिज़।